तो आज मैं डबल से इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने वाला हूँ क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर स्टार्टिंग से ज्वाइन हुए हैं। राइट, तो आज अपन एक बार डबल से इंट्रोडक्शन देखते हैं कि कुबरनिटीज़ क्या है, मार्केट में क्यों आया था, कुबरनिटीज़ के नहीं रहने से पहले जो काम होता था वो कैसे होता था। राइट, तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि सर मार्केट में ऑन प्रीमाइस का जनरेशन था। राइट, ऑन प्रीमाइस पे आपके एप्लीकेशन और सर्वर चलते थे। अब ये ऑन प्रीमाइज का मतलब क्या होता है जरा ये भी पता होना चाहिए। तो सर ऑन प्रीमाइज का मतलब ये होता है कि हम खुद की बिल्डिंग परचेज करते थे, चाहे वो आप लीज पे लो, रेंट पे लो या परचेज करो, डजेंट मैटर। जब बिल्डिंग आप परचेज कर लेते थे तो वहाँ पर आप रैक्स का सेटअप लगाते थे। इन रैक्स में आप अपनी हार्ड डिस्क, एसएसडी, स्टोरेज जो भी लगाना चाहते हो आप, नेटवर्क फाइल सिस्टम वगैरह सब कुछ जो भी कॉन्फ़िगर करना है ए टू जेड आपने किया। उसके बाद यहाँ पर आपको एसी, कूलिंग वगैरह ए टू जेड मतलब पूरा का पूरा आपको सेटअप करना पड़ता है। तो सर्वर से लेके सारी चीज़ें क्या कर रहे थे सर, यहाँ पर आप खुद का सेटअप कर रहे थे। तो ये ऑन प्रीमाइस पे काम हो रहा था, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही थी, आप लोगों ने देखा था। प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि भाई कई बार हमारा स्टार्टअप बंदा था, उसने स्टार्टअप किया और एक्स वाई जेड कंपनी के साथ उसका एग्रीमेंट हो गया। राइट, एक्स वाई जेड कंपनी के साथ उसका एग्रीमेंट हुआ 1 ईयर के लिए। अब एक्स वाई जेड कंपनी का उसने क्या किया, 1 ईयर तक पूरा काम करके दिया, सब कुछ दिया, लेकिन एक्स वाई जेड क्लाइंट उसके साथ हैप्पी नहीं हुआ। या फिर हो सकता है कि एक्स वाई जेड क्लाइंट को क्या हो सर, वो चीज़ें सस्ते में मिल जाए। तो ये बोला कि भाई आप मुझसे 1 CR पर ईयर ले रहे हो, कितना ले रहे हैं, 1 CR पर ईयर के हिसाब से आप मुझसे चार्ज कर रहे थे। तो इसने बोला कि यार मुझे तो दूसरा बंदा 80 लाख पर ईयर में ही काम करके दे रहा, मेरा 20 लाख बच रहा है, तो ये क्या करेगा, इसके साथ एग्रीमेंट रिन्यू नहीं करेगा, दूसरी जगह मूव हो जाएगा। अब क्या होगा, जिस बंदे ने इस पूरा इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया, 1 CR इन्वेस्टमेंट किया, उस बंदे का क्या होगा, नया क्लाइंट मिल गया तब तो ठीक है। अगर मान लीजिए नया क्लाइंट नहीं मिलता है तो क्या करेगा, तो फिर तो सर उसका बिजनेस लॉस हो जाएगा। राइट, उसने 1 CR का सेटअप लगाया था, मैं कहता हूँ चलो 50 लाख का उसने प्रॉफिट भी अर्न किया अगर 1 ईयर में, फिर भी उसका 50 लाख का लॉस हुआ। तो देखा जाए तो इस तरीके की प्रॉब्लम आई। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मार्केट में बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस बैठे होते हैं जो बिजनेस को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बिजनेस ही किसी भी कंट्री का या किसी भी जगह का क्या होता है, बैकबोन होता है। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बड़े बड़े इंजीनियर्स बुलाए, बड़े बड़े बिजनेसमैन बुलाए और उनको बताया कि देखो हमारे इंजीनियर्स जब काम करते हैं, कोई स्टार्टअप डालते हैं, तो इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए। तो उन्होंने मार्केट में इंट्रोड्यूस किया सर क्लाउड टेक्नोलॉजी का। किसका इंट्रोडक्शन लाया मार्केट में इन्होंने, क्लाउड कंप्यूटिंग का मार्केट में इंट्रोडक्शन लेके आए। अब ये क्लाउड कंप्यूटिंग सिर्फ एक ही नहीं था, AWS क्लाउड भी मार्केट में आया, अजोर क्लाउड भी मार्केट में आया सर, जीसीपी भी आया, बट फर्स्ट क्लाउड प्रोवाइडर कौन था, AWS था। बाद में अजोर और जीसीपी मार्केट में आए। तो AWS क्लाउड प्रोवाइडर आया, उसने बोला भैया आपको क्या चाहिए। इन्होंने बोला भाई हम तो हमारे सिस्टम पे रैम, स्टोरेज, उसके बाद कंप्यूटर, जो भी चीज़ें ए टू जेड, नेटवर्क, आईपी सब कुछ चाहिए। तो इन्होंने बोला आपको जो भी चाहिए हम सब कुछ देंगे, बस उनका हम नेम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे थे सर, फिजिकल सर्वर सेटअप कर रहे थे। इन्होंने बोला यहाँ पर हम इसको फिजिकल सर्वर कॉल ना करके हम इसको EC2 नाम देंगे। क्या नाम देंगे सर, EC2 इंस्टांस नाम देंगे। इसी तरीके से इन्होंने बोला कि हम स्टोरेज यूज़ करते, तो इन्होंने बोला हम स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं बट उसका नाम हम EBS देंगे। ऐसे ही इन्होंने बोला हम नेटवर्किंग के लिए राउटर और स्टैटिक आईपी यूज़ करते हैं, इन्होंने बोला हम इलास्टिक आईपी नाम कॉल करते हैं इसको। राइट, तो क्या किया इन्होंने, इलास्टिक आईपी नाम दे दिया। ऐसे ही नेटवर्किंग फंडामेंटल के लिए BPC प्रोवाइड किया, सबनेट का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर दिया इन्होंने। उसके बाद यहाँ पर राउट टेबल का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर दिया सर इन्होंने। राइट, तो ये सारी सर्विसेज इन्होंने बना के रखी। अब इन्होंने क्या किया, इन सर्विसेज को बोला कि आपको यूज करना है तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा क्या करें आप, AWS का एक अकाउंट क्रिएट करिए। क्या करिए सर आप, AWS का एक अकाउंट क्रिएट करिए। जब आपके पास AWS का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो आप क्या कर पाओगे, इन सर्विसेज को API के थ्रू यूज कर पाओगे। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, चीज़ें आसान बना दी। इससे एडवांटेज क्या हुआ सर, एडवांटेज ये हुआ कि चलो मान लीजिए मैंने अपना खुद का स्टार्टअप डाला और मैं चाहता हूँ कि सर मेरा जब स्टार्टअप हुआ है और इस XYZ कंपनी के साथ 1 ईयर का एग्रीमेंट है, तो आफ्टर 1 ईयर ये XYZ कंपनी मुझसे अगर एग्रीमेंट फिनिश करती तो मुझे लॉस नहीं उठाना है। क्यों, क्योंकि मुझे सिर्फ वही अमाउंट पे करना है जो मैंने यूज़ किया हुआ है। तो मैंने बोला इससे मैंने 1 CR का प्रोजेक्ट लिया था 1 ईयर के लिए,
और मेरा AWS का बिलिंग जनरेट हो गया 30 to 40 लाख का। कितना हो गया सर? 30 to 40 लाख का बिलिंग जनरेट हो गया हमारे पास, राइट। अब हमने बोला सर 30 to 40 लाख हमने बिलिंग पे कर दिया, 20 लाख के आसपास हमने क्या किया सर, सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर दी एम्प्लॉयज को। ओवरऑल देखा जाए तो 50 to 60 लाख का इन्वेस्टमेंट आप सॉरी एक्सपेंस आपका निकल गया। अब 50 to 60 लाख एक्सपेंसेस आपके चले गए, फिर भी ओवरऑल देखोगे आप तो सर आपको 40 लाख का प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ? 40 लाख का प्रॉफिट हुआ। नया क्लाइंट मिलता है तो वेल एंड गुड, कंटिन्यू रखेंगे, नहीं मिलेगा तो फिनिश कर देंगे। तो इस तरीके से ऑन प्रीमाइस से क्लाउड पे मूव हुए। अब क्लाउड में भी एक प्रॉब्लम आई सर। क्या हुआ? क्लाउड में भी एक प्रॉब्लम आई। क्लाउड कंप्यूटिंग में जो हमारा आर्किटेक्चर चलता है एप्लीकेशन का, वो चलता है सर मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। कौन सा आर्किटेक्चर चलता है सर हमारा? मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। मुकेश जी बताएंगे मुझे क्या होता है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर? उज्जवल सर बताएंगे क्या होता है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ, पूछ रहा हूँ मोनोलिथिक आर्किटेक्चर क्या होता है, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कर पाएंगे आप? आइडिया है आपको मोनोलिथिक आर्किटेक्चर हाँ, के बारे में? बिल्कुल। बताइए क्या होता है तो मोनोलिथिक मोनोलिथिक आर्किटेक्चर? का मोनोलिथिक क्या होता है? हेलो, हाँ आवाज आ हाँ, रही है मेरी? आ रही है आ रही है। हाँ, मोनोलिथिक क्या होता है कि मोनोलिथिक जितना जितना भी हम इसका जो मोनोलिथिक का आर्किटेक्चर होता है, जैसा इसका फ्रंट एंड होता है रिएक्ट के अंदर, बैक एंड इसका होता है पाइथन जावा डॉट नेट, और इसका डेटाबेस होता है माइस्क्ल। ठीक तो है। इसको हम जो डिप्लॉय करते हैं ना, इसकी जब डिप्लॉयमेंट होती है वो होता है किसी एक वीएम पे, ठीक है। ठीक है। इसके लिए हम वीएम यूज करते हैं। अगर हम माइक्रो सर्विस की बात करते हैं तो जैसे हम डॉकर और क्यूबरनेटीज यूज करते हैं, तो उसमें हम माइक्रो सर्विस डिप्लॉयमेंट करते हैं, वो होता है माइक्रो सर्विस का आर्किटेक्चर। और इसके अंदर जो हमारा ये मोनोलिथिक का जो एप्लीकेशन होता है वो हम वीएम पे डिप्लॉय करते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए आपने बोला कि हम मोनोलिथिक का जो आर्किटेक्चर होता है वो वीएम पे डिप्लॉय करते हैं और माइक्रो सर्विस का आर्किटेक्चर राइट। डॉकर पे डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। समझिएगा चीज़ों को ठीक है। आसानी से। मैंने बोला ये मेरा एक डॉकर हाँ हाँ। होस्ट है, ठीक है। क्या है? डॉकर होस्ट है। ये डॉकर होस्ट का मतलब क्या होता है, इस ठीक पे है। डॉकर का पैकेज डला है। अब मैं एक हैवी साइज का कंटेनर क्रिएट कर देता हूँ जिसका कॉन्फ़िगरेशन 4 GB रैम होगा, 500 GB SSD होगा। दैट मीन्स आपने एक अच्छा हैवी साइज का कंटेनर क्रिएट कर दिया। और मैं इस कंटेनर के ऊपर अगर मैं एक एप्लीकेशन डिप्लॉय कर देता हूँ अपनी, ठीक है, तो क्या वो मोनोलिथिक बन जाएगी या फिर माइक्रो सर्विस बन जाएगी? यहाँ नहीं पर नहीं जैसे मैंने बोल नहीं, दिया एक जब भी। क्लाउड विथ विवेक के नाम से एक एप्लीकेशन हमने डिप्लॉय कर दिया, ठीक है। ठीक है। तो ये क्या मोनोलिथिक है या फिर माइक्रो सर्विस है? अगर हम कोई भी चीज अगर हम डॉकर पे कर रहे हैं तो वो माइक्रो सर्विस होता है, लेकिन जब भी अगर हम भी अगर इमेज की बात होती है तो हम क्या करते हैं, उसको एक कस्टमाइज इमेज बनाते हैं, और साथ में उसको क्या करते हैं कि बेसिकली अगर मान लो हमें कंटेनर पे कोई भी चीज चलानी है, ठीक है, कोई भी चलानी चीज, उसको उसकी इमेजेस हम पुल करते हैं, जो लाइट वेजेस इमेजेस होती हैं, हम्म। ठीक है। तो इतनी बल्कि इमेज तो हमें लेने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है। सत्य प्रकाश जी क्या इन्होंने सही एक्सप्लेन किया मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर? आवाज आ रही सत्य सर प्रकाश जी, वैभव जी? मोनोलिथिक का। हम्म। हाँ सर, आ रही है आवाज। हाँ हाँ, बोलिए क्या होता है मोनोलिथिक? तो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में हमारा जो भी कोड होता है एक सिंगल फाइल में होगा, और हम्म। किसी सिंगल वीएम पे ही रन होगा। मतलब ये नहीं कि उसको हम एक वीएम पे दूसरे वीएम पे रन, एक ही वीएम पे सारे कोड रन होंगे। अब ध्यान से समझिएगा मुकेश जी जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। हाँ बोलिए, वैभव सॉरी क्या नाम, सत्य प्रकाश जी। देखो, जी सर। हाँ बोलिए, एक बार बोलिए आप, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सर जो हमारा मोनोलिथिक आर्किटेक्चर होता है, वो हम्म। उसके अंदर सारे कोड को एक ही फाइल के अंदर लिखा जाता है, और वो सिंगल वीएम पे रन होता है, ना कि अलग अलग मशीनों के ऊपर, एक ही मशीन के ऊपर रन होगा। उसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर हमें किसी भी कोड में चेंज करना हो,
जैसे उसके मल्टीपल लॉगिन पेज हो गया, यूजर एनीथिंग, मतलब मल्टीपल पेज हो गया। अगर किसी एक पेज को हमें मॉडिफाई करना है तो पूरे सर्वर को डाउन करना होगा, जबकि हमारा मोनो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में ऐसा नहीं है। हम माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में हम सिर्फ किसी एक सर्विस को डाउन कर सकते हैं और हमारी सारी सर्विसेज अप रह सकती हैं। बिल्कुल परफेक्ट, समझ में आया मुकेश सर? ध्यान से समझिएगा क्या बोला सत्य प्रकाश जी ने। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर का मतलब ये होता है कि कोई भी एप्लीकेशन है, सपोज दैट क्लाउड विद विवेक नाम से मैंने एक एप्लीकेशन बनाया, इसमें लॉगिन पेज बनाएंगे हम, ठीक है, पेमेंट का पेज होगा, ओके, और उसके बाद साइन अप का पेज होगा, ठीक है। 3 पेज का मैंने एक एप्लीकेशन बनाया। तो जब मोनोलिथिक की बात आती है सर, तो ये क्या होता है, तीनों के तीनों, इसे हम बोलते हैं सिंगल यूनिट कोड। क्या बोलते हैं सर हम इसे? दिस इज कॉल्ड सिंगल यूनिट कोड। तो इसको क्या किया जाता है सर, एक ही बार में पूरा डिप्लॉय होता है और एक ही सर्वर पे रन होता है। समझ में आया? सिंगल यूनिट कोड ये आपका हो गया। अब ये क्या होगा सर, एक ही मशीन पे एक ही सर्वर पे रन होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि आपने बोला कि सर ये वीएम पे या फिर EC2 पे रन होगा तो ये मोनोलिथिक बन जाएगा और कंटेनर पे रन कर दोगे तो आपका माइक्रो सर्विस बन जाएगा। कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या है कि आपका जो कोड है वो वन टाइम में सिंगल यूनिट कोड में है अगर, और वो किसी पर्टिकुलर सिंगल सर्वर पे चल रहा है। अगर मैंने बोला ये मेरा एक सिंगल कंटेनर है और ये मेरा पूरा का पूरा एप्लीकेशन सिंगल कंटेनर पे चल रहा है, तो ये क्या है सर, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर है। अब इसका ड्रॉबैक क्या होता है, जरा ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए सर इसका लॉगिन पेज में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, क्या आ रहा है, इसके लॉगिन पेज में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो सर इसका पेमेंट पेज, साइन अप पेज, सब कुछ डाउन करना पड़ेगा। जब इसको आप मेंटेनेंस करोगे, जब इसमें ट्रबल शूटिंग करोगे तो पूरा का पूरा डाउन होगा। क्यों होगा? क्योंकि सर ये एक ही आर्किटेक्चर पे, एक ही सर्वर पे, एक ही कंटेनर पे रन हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका माइक्रो सर्विस ना होके ये कौन सा है, मोनोलिथिक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो कोड है वो आपका सिंगल यूनिट कोड है और ये एक सिंगल मशीन पे, सिंगल कंटेनर पे रन हो रहा है, ठीक है। अब बात आती है सर हमारा जो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर होता है उसमें क्या होता है। तो सर माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में आपका जो एप्लीकेशन का कोड होता है वो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि हमने बोला कि हमारा एप्लीकेशन है, इसमें लॉगिन पेज है, पेमेंट पेज है, साइन अप पेज है। दैट मीन्स क्या होगा सर, आपका एक कंटेनर यहाँ पर होगा जिसमें लॉगिन का पेज रखा होगा, दूसरा कंटेनर होगा जिसमें साइन अप वाला कोड रखा होगा, तीसरा आपके पास कंटेनर होगा सर जहाँ पर आपका साइन अप का रखा होगा। तो इस तरीके से आपका जो कोड है सर वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में डिवाइड हो जाता है। दैट इज कॉल्ड माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। इसका एडवांटेज भी बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ये आपका लॉगिन पेज हो गया, दूसरा आपका पेमेंट पेज हो गया, ठीक है, दूसरा आपका पेमेंट पेज हो गया, तीसरा आपका साइन अप पेज हो गया, परफेक्ट। तो आपके पास तीन तीन पेज अवेलेबल हो गए। अब इसका एडवांटेज क्या है सर, मान लीजिए आपका लॉगिन वाले सर्वर में कोई एरर आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपका सिर्फ और सिर्फ लॉगिन वाला पेज ही डाउन होगा, पेमेंट और साइन अप वाला पेज डाउन नहीं होगा। ये आपके माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर का एडवांटेज होता है। तो अभी क्लियर हुआ कि मोनोलिथिक में क्या होता है और माइक्रो सर्विस में क्या होता है। क्लियर हुआ प्रशांत जी, मुकेश जी, वैभव जी, सत्य प्रकाश, उज्जवल सर, हरीश जी, राइट। तो मोनोलिथिक में क्या होता है कि पूरा का पूरा आर्किटेक्चर एक ही कंटेनर या एक ही मशीन पे चलता है। वैसे तो हम लोग कंटेनर पे चलाते नहीं है क्योंकि कंटेनर का जो साइज होता है वो उतना अच्छा कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है जितना आपका वर्चुअल मशीन्स का होता है। बट आप चाहो तो रन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को एक एप्लीकेशन भी बना के दिखाया था, मैंने अपना क्लाउड विथ विवेक जो वेबसाइट है, जैसे आप यहाँ पर देखोगे ये तो इसको हमने डॉकर कंटेनर के ऊपर भी डिप्लॉय किया था विथ SSL सर्टिफिकेट वगैरह, हमने सारा कुछ लगाया था, राइट। तो वहां पर क्या हुआ था सर, आपने देखा कि हमारा कोड वगैरह सब कुछ वर्क कर रहा था। बट इसमें क्या है, अभी मैंने लॉगिन का सेक्शन वगैरह नहीं डाला था। लॉगिन का सेक्शन डालता तो क्या होता सर, वो पूरा रन तो एक ही कंटेनर पे हो रहा है, बट कोई प्रॉब्लम आती तो क्या होता सर, उसका लॉगिन और डैशबोर्ड सारा कुछ एक ही बार में डाउन होता। क्यों? क्योंकि वो सिंगल कंटेनर पे चल रहा है। तो ये आपका क्या होता है, मोनोलिथिक का आर्किटेक्चर होता है।
बट माइक्रो सर्विस में क्या होता है सर, आपका जो कोड होता है वो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में डिवाइड हो जाता है, समझ में आए। तो इसका एक और एडवांटेज होता है कि सर आपका जब ये डिफरेंट डिफरेंट कोड में डिवाइड होता है, तो जैसे मान लीजिए आपको इसमें स्केलिंग करनी है, क्या करना है सर, स्केलिंग। तो माइक्रो सर्विस के केस में, सॉरी, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के केस में क्या होगा, सपोज आपको ये क्लाउड विथ एप्लीकेशन है और इसका आपको क्या करना है, स्केलिंग करना है। तो सर आपका एक कंटेनर की जगह मैं वीएम लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपकी एक वीएम रन हो रही, राइट, क्या हो रहा है सर, एक वर्चुअल मशीन या एक EC2 इंस्टेंस आपका रन हो रहा है। कल को आपको स्केलिंग करना है तो सर ये क्या होगा, लॉगिन पेज, पेमेंट पेज, साइन अप, तीनों के तीनों का ही स्केलिंग होगा, क्योंकि इसका रेप्लिका बनाओगे आप, क्योंकि ये पूरा क्या है, एक सर्वर पे रखा है, आपको दूसरा सर्वर कॉन्फ़िगर करना है स्केलिंग करने के लिए। तो आपका क्या होगा सर, यहाँ पर दूसरा सर्वर जब आप बना रहे हैं तो दूसरे सर्वर में क्या होगा सर, आपका EC2 इंस्टेंस यहाँ पर आ जाएगा, क्या होगा, दूसरा EC2 इंस्टेंस आ जाएगा। और क्या होगा, यहाँ पर भी लॉगिन पेज होगा, पेमेंट पेज होगा, साइन अप पेज होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है सर, पूरा का पूरा एप्लीकेशन का स्केलिंग हो रहा है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है सर, आपके अगर लॉगिन पेज पे ज़्यादा लोड आ रहा है तो लॉगिन पेज का स्केलिंग होगा, पेमेंट वाले पेज पे अगर लोड ज़्यादा पड़ेगा तो पेमेंट वाले पेज का स्केलिंग होगा, या फिर साइन अप पेज वाले पे लोड ज़्यादा आ रहा है तो साइन अप। तो दैट मीन्स जिस पेज पे ट्रैफिक ज़्यादा आएगी सर, उसी पेज का स्केलिंग होगा। ये एडवांटेज होता है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर का। आज के टाइम पे आप देख रहे हैं बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे आपने नेटफ्लिक्स एग्जांपल सुना, मुझे नेटफ्लिक्स की स्पेलिंग नहीं आती क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं, यही है क्या कि और कुछ है, ठीक है, तो समझ लेना आप लोग, यही है। नेटफ्लिक्स, ठीक है। उसके बाद आपका हॉट स्टार हो गया, ये सब क्या है, आपके लाइव स्ट्रीमिंग वाले होते हैं, राइट। अब इसमें क्या होता है सर, अगर मान लीजिए वो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर यूज करेंगे किसमें, नेटफ्लिक्स और हॉट स्टार में। आप लोगों ने ऑलरेडी सुना होगा और देखा होगा कि भाई ये जो आपके चल रहे हैं, किस पे चल रहे हैं, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर पे चल रहे हैं। क्यों चला रहे हैं माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर पे, क्योंकि सर इस पे क्या होता है कि व्यूअर्स की जो रिक्वेस्ट है, व्यूअर्स की जो ट्रैफिक है वो ज़्यादा होती है। लॉगिन साइन अप वाले एक साथ बहुत सारे नहीं आते हैं, लॉगिन साइन अप का ट्रैफिक जो होता है बहुत कम होता है एज कंपेयर टू आपके व्यूअर्स का। तो यहाँ कर क्या होता है सर, आपके पास जैसे यहाँ पर लॉगिन, पेमेंट और साइन अप है, ऐसे ही यहाँ पर व्यू का पेज होगा। अब वो कौन सा कंटेंट है उसका अलग कंटेनर बनेगा, राइट। तो हजारों हजारों कंटेनर चलते हैं, तो यहाँ पर व्यूअर्स का एक कंटेनर रखा हुआ है। अब सर जब क्या हो रहा है, ट्रैफिक बढ़ रही है हॉट स्टार पे या नेटफ्लिक्स पे, क्या हो रहा है, आपके ट्रैफिक इंक्रीज हो रहे हैं, व्यूअर्स इंक्रीज हो रहे हैं। क्या करेगा सर, उन्हीं की रेप्लिकास क्रिएट करेगा, मतलब उन्हीं की स्पेलिंग करे, सॉरी स्केलिंग करेगा, लॉगिन या पेमेंट की स्केलिंग नहीं करेगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि सर इनको जिसकी रिक्वेस्ट ज़्यादा आ रही है, जिसकी ट्रैफिक ज़्यादा आ रही है, सिर्फ उसी का ये क्या करते हैं सर, आर्किटेक्चर यहाँ पर इंक्रीज करते हैं, सेटअप इंक्रीज करते हैं। ये आपके माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर का फीचर है, लेकिन यहाँ पर मोनोलिथिक में ऐसा नहीं होता। तो अभी क्लियर हो गया होगा आई थिंक, मुकेश जी आपको और प्रशांत जी आपको, बाकी लोगों को तो कल मैंने एक बार एक्सप्लेन कर ही दिया था। क्लियर हो गया कि मोनोलिथिक आर्किटेक्चर क्या होता है, कैसे काम करता है, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर क्या होता है, कैसे काम करता है। अच्छा विवेक जी, जी जैसे अब मान लीजिए आप मोनोलिथिक की बात कर रहे हैं, ठीक ठीक है, है, आप सिंगल यूनिट कोड की बात कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, आप जैसे भी मान लो अगर आप डिप्लॉयमेंट करते हो, ठीक है, ये ठीक क्या है, कहते हैं, मोनोलिथिक की एप्लीकेशन हो, ठीक ठीक है, है, ओके, तो उसका जो भी एप्लीकेशन होगा उसके लिए आपको डेटाबेस की रिक्वायरमेंट होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। ठीक है, आपको बैकएंड की रिक्वायरमेंट होगी, बिल्कुल होगी, फ्रंट एंड की रिक्वायरमेंट होगी। बिल्कुल होगी, बैकएंड को आप कनेक्शन स्ट्रिंग करेंगे उसके साथ, आप बिल्कुल, डेटाबेस के साथ, बिल्कुल। दो तो बी दो तो बीएम लगेगी ना आपको, फिर भी दो तो बीएम लगेगा, प्लस उसके बाद दो बीएम लगेगी, प्लस एसक्यूएल लगेगा आपको। सर वो 2 VM क्या 50 VM लग जाए उससे मतलब नहीं है, आपका कोड कितने सर्वर पे आपने रखा हुआ है वो इम्पोर्टेंट है। ओके। भाई आपका यहाँ पर ये सर्वर मैंने बोला, चलो ये आपका फ्रंट एंड हो गया, ठीक है। अब ये आपका हो गया डेटाबेस, ओके। हाँ, ये बैकएंड हो गया, डेटाबेस अलग बनाएंगे अपन। ठीक है, तो एक डेटाबेस हो गया, इसी के नीचे आप चलो एक बैकएंड ले लो, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पर सर जो आपका कोड रखेंगे आप, क्या होगा,
आपका जो कोड रखेंगे वो आपका फ्रंट एंड वाला जो कोड होगा वही तो कनेक्टिविटी देगा। जैसे मेरे पास पड़ा होगा कोड, मैं दिखाता हूँ आपको बैक एंड वाला। ये देखें, तो ये आपका फ्रंट एंड कोड उठा के बैक एंड पे डाल रहा है, तो ये क्या कर रहा है, कनेक्टिविटी दे रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि सर आपका जो कोड है वो मेन कोड तो आपका फ्रंट एंड वाला ही होगा ना, क्योंकि जब फ्रंट एंड पे डेटा आएगा तभी तो वो बैक एंड पे पुश करेगा। समझ में आया? राइट तो राइट यहाँ पर जो पर्पस है वो ये नहीं है कि हमारे पास एक अलग डेटाबेस है या अलग हमने EC2 इंस्टॉल बनाया। EC2 को काउंट नहीं करना है, हमें ये देखना है कि सर हमारे जो पेज रखे ना, जैसे अब यहाँ पर आपने बोला कि फ्रंट एंड है, तो फ्रंट एंड में लॉगिन पेज दिखेगा, फ्रंट एंड पे पेमेंट पेज दिखेगा, फ्रंट एंड पे साइन अप पेज दिखेगा। तीनों कहाँ रखोगे आप, बैक एंड पे रखोगे या डेटाबेस पे रखोगे या फ्रंट एंड पे रखोगे? डेफिनेटली आप फ्रंट एंड पे रखेंगे, राइट? तो राइट यहाँ पर क्या हो रहा है, सारा का सारा कोड एक सिंगल यूनिट में रख रहे हैं ना आप। लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ क्या? नहीं, यहाँ पर आपने क्या किया, लॉगिन वाले को अलग पे रखा, पेमेंट वाले को अलग पे रखा, साइन अप वाले को अलग पे रखा। तो ये डिफरेंस होता है बेसिकली आपके मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विस में। अभी क्लियर हुआ? हम्म। ठीक है। डेटाबेस तो यहाँ पर भी लगेगा, यहाँ पर भी बैकएंड लगेगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि सर जो हमारा मेन है उसी से डाउन हो जाए क्या है। सपोज मानिए कि आपका फ्रंट एंड डाउन हो गया, ठीक है। अभी तो वैसे कोई मुझे वेबसाइट याद नहीं आ रही, बहुत सारी वेबसाइट होती हैं, आप लोग देखते हैं कभी आप एक्सेस करते हैं वेबसाइट, तो क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पर विकीपीडिया डालता हूँ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आपने विकीपीडिया ओपन किया तो ये जैसे ये सब दिख रहा है, तो क्या होता है सर, ये इमेज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू सर्वर एरर, राइट। तो अब जब ये सर्वर एरर के कारण ऐसा हो गया, तो क्या आपका कस्टमर इनको यूज कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है, राइट। तो भाई मेन जो आपका एप्लीकेशन टिका हुआ है वो फ्रंट एंड पे ही टिका हुआ है। क्यों? क्योंकि भाई कस्टमर को क्या चाहिए, फ्रंट एंड चाहिए। बैक एंड में आपका डेटाबेस एकदम हेल्दी रखा हुआ है, लेकिन उसको फ्रंट एंड यूजर से क्या लेना देना। उसको तो डैशबोर्ड दिखेगा तभी वो काम कर पाएगा ना। अगर उसको लॉगिन पेज ही नहीं दिख पा रहा है तो वो उसको डेटाबेस से क्या लेना देना। डेटाबेस पे तो मैनुअली आप जाके मान लो, बोला कि सर मान लीजिए इन केस हमारा फ्रंट एंड डाउन है, तो हम डेटाबेस में जाके मैनुअली एंट्री कर सकते हैं, जैसा कि मैंने प्रोजेक्ट करवाया था। क्या बोलते हैं, उज्जवल जी, याद है आप लोगों को फीडबैक फॉर्म वाला? डायनोमो डीबी में डेटा स्टोर हो रहा था, तो डायनोमो डीबी में जाके मैनुअल भी एंट्री कर सकते हैं आप। लेकिन क्या वो यूजफुल है? नहीं। तो आपका जो डेटा है वो फ्रंट एंड से ही जाएगा बैक एंड पे और डेटाबेस पे। तो एक्चुअल में आपका जो कोड है वो फ्रंट एंड ही संभाल रहा है, जो आपका मेन एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर आपका लॉगिन, पेमेंट, साइन अप, ये सब क्या हो रहा है, एक सिंगल यूनिट पे डिप्लॉय हो रहा है, तो सिंगल यूनिट आपका ये एप्लीकेशन हो गया। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, अलग अलग एप्लीकेशन, सॉरी, अलग अलग यूनिट में डिप्लॉयमेंट हो रहा है। तो ये आपका माइक्रो सर्विस है और ये आपका मोनोलिथिक है। अभी क्लियर हुआ? समझ में आ गया सर, यस हो ना? यस। ठीक है। वो जो आपने बोला कि सर कंटेनर पे चलता है तो वो आपका माइक्रो सर्विस बन जाता है, वो एक बेसिक चीज समझने के लिए ठीक है, जब तक आपको ये याद नहीं हो जाता कि यार डॉकर का यूज क्या है और वर्चुअल मशीन्स का यूज क्या है। लेकिन जब आपको वर्चुअल मशीन का यूज केस और डॉकर का यूज केस पता चल जाता है, और फिर जब आप एक रियल टाइम पे आते हैं और उस टाइम पे अगर आप ऐसा बोलते हैं कि डॉकर पे चलने वाली एप्लीकेशन माइक्रो सर्विस होती है और VM पे चलने वाली एप्लीकेशन मोनोलिथिक होती है, तो वो एकदम रॉन्ग हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको पूरा क्लियरली बताया कि भाई काम कैसे होता है मोनोलिथिक में और माइक्रो सर्विस में, राइट। नहीं तो माइक्रो सर्विस में ये जैसे आपने लॉगिन और ये पेमेंट साइन अप और ये जो इमेजेस हम अगर उठाए, जो इमेजेस हम ला, वो क्या अलग अलग लाएंगे? जो कंटेनर हम बनाएंगे वो अलग अलग, बिल्कुल। ऐसा? ये कंटेनर ही मैंने बनाए हुए हैं, लॉगिन का अलग कंटेनर है, पेमेंट का अलग कंटेनर है, साइन अप का अलग कंटेनर है। हम्म। क्लियर? चलिए, क्लियर। तो यहाँ तो पर मैं आते इसको हैं। डिवाइड कर टुकड़ों में, ये तो मुझे आइडिया है मतलब। हम्म, तो वो इसी तरीके से डिवाइड करते हैं। अभी समझ में आ गया ना किस तरीके से राइट। डिवाइड होता है। चलिए, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि सर कुबरनिटीज क्या है, राइट। ये तो मैंने मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर का बताया। तो जो आपका क्लाउड और ऑन प्रीमाइज में काम होता था सर, वो क्या होता था, मोस्ट ऑफ द केस आपका मोनोलिथिक पे काम होता था। जब मार्केट में डॉकर कंटेनर आया, तो बात आई कि सर डॉकर कंटेनर क्यों आया मार्केट में। तो वहां पर आप लोगों को पता है कि सर क्या होता था कि हमारा जैसे कोई भी एप्लीकेशन है,
वो मान लीजिए आपका स्पेस ज़्यादा ले रहा है या कम ले रहा है, तो हमारा क्या होता था, वर्चुअल मशीन या EC2 इंस्टेंस का जो स्पेस है वो फालतू बर्बाद होता था। दूसरी चीज़ उसमें जो आप यूज़ करते थे इमेज, ISO इमेज, राइट, ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज, वो इमेज क्या होती थी सर, बहुत हैवी साइज़ की होती थी, राइट। मैंने बोला सर मुझे एप्लीकेशन चलाना है, एप्लीकेशन चलाने के लिए मुझे ओनली CMD, PWD और HTTPD, ये बस ये 3-4 चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन उसमें क्या होता है सर, आपका VIM भी आ जाता है, नैनो भी आ जाता है, गेडिट भी आ जाता है, ये सारे सॉफ्टवेयर्स आपके सामने आ जाते हैं, राइट। तो बोला जाए तो सर एक हैवी साइज़ का, इसको एक सबसे सिंपल से एग्जांपल से समझो। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ सर, मुझे एक ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड है। अब मेरे पास सर ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, लेकिन इसमें मेरे पास ये प्ले स्टोर भी आ गया, इसका माइक्रोसॉफ्ट स्टोर आ गया। मैंने बोला यार मेरे को माइक्रोसॉफ्ट स्टोर की नीड ही नहीं है, क्यों दिया इसने। ऐसे ही यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर देखो इसने कितने सारे आपको अननेसेसरी चीज़ें दी है। इसने दिया फीडबैक हब, इंटेल ग्राफिक कमांड सेंटर, और इसके बाद मीडिया प्लेयर, इसने बहुत सारे अननेसेसरी सॉफ्टवेयर दिए, स्काइप दिया, मुझे किसी काम के नहीं है। तो सर देखा जाए तो ये तो मेरे लिए यूजलेस है, फालतू में ये क्या कर रहा है, मेरे सिस्टम पे स्पेस ले रहा है। तो ऐसे ही होता है कि सर हम लोग जब हमारे एप्लीकेशन को रन करते हैं, तो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती है वो तो मिलती है, उसके साथ में अननेसेसरी सॉफ्टवेयर कमांड्स मिल जाती है। तो हम चाहते हैं कि यार हम खुद का कस्टम इमेज बना लें। तो उस केस में आप क्या करते हैं, डॉकर इमेज वगैरह क्रिएट करते हो। जब डॉकर इमेज क्रिएट करते हो तो आप डिफाइन कर देते हो कि सर हमें कौन कौन सी कमांड्स चाहिए, क्या क्या चीज़ें रन करवानी है, क्या नहीं करवानी, तो आपकी लाइट वेट इमेज बन जाती है। दूसरी चीज़ क्या होता है कि कई बार होता है कि चलो सर आपने खुद की कस्टम डॉकर फाइल लिखी, और जब आपने डॉकर फाइल लिखा तो उसका साइज क्या होता है सर, हैवी हो जाता है। तो डॉकर फाइल का साइज जब आप इमेज क्रिएट करोगे तो हैवी होगा। तो उसके लिए हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था मल्टी स्टेज बिल्ड का। किसका पढ़ा था सर, मल्टी स्टेज बिल्ड का। अब ये मल्टी स्टेज बिल्ड क्या करता है सर, आपकी इमेज को लाइट वेट बनाने का काम करता है। तो आपने यहाँ पर ये भी चीज देखा, तो देखा जाए तो सीधा सा फंडा ये है कि डॉकर के अंदर भाई आप अपनी इमेज को लाइट वेट कर सकते हो, राइट। लेकिन अब जब डॉकर आ गया मार्केट में तो फिर कुबरनिटीज की क्यों जरूरत पड़ी। तो प्रॉब्लम यही आई सर, देखो यहाँ पर मैंने अभी एक चीज बताया कि सर लॉगिन पेज है, पेमेंट पेज है, साइन अप पेज है। कल को आज मान लीजिए मैंने सिंगल एक लॉगिन कंटेनर बनाया, एक पेमेंट का कंटेनर बनाया, एक साइन अप का कंटेनर बनाया, और मैंने ये भी बताया कि सर अगर मेरा ट्रैफिक लॉगिन वाले पेज पे ज़्यादा बढ़ रहा है तो ये क्या करेगा, सिर्फ लॉगिन पेज की स्केलिंग करेगा। पेमेंट वाले पेज पे अगर ट्रैफिक का लोड ज़्यादा हो रहा है तो पेमेंट वाले पेज की स्केलिंग करेगा। अगर साइन अप पेज पे लोड ज़्यादा हो रहा है ट्रैफिक का तो साइन अप वाले पेज की स्केलिंग करेगा। तो मैंने बोला कि सर ऐसे यहाँ पर व्यूअर्स का एक पेज है जहाँ से कंटेंट डिलीवरी हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, एक व्यू का पेज है जहाँ से कंटेंट डिलीवर हो रहा है। मैंने बोला क्रिकेट लाइव चल रहा है तो यहाँ पर व्यू है। तो कल को सर क्या होगा, अगर व्यू पे व्यू वाला पेज जो है, इस पे क्या हो रहा है सर, कंटेंट ट्रैफिक लोड ज़्यादा बढ़ रहा है, कंटेंट की डिमांड ज़्यादा आ रही है, मोर देन 10 मिलियंस 20 मिलियंस यूज़र यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। क्या होगा सर, इसके बहुत सारे रेप्लिकास बनेंगे, मतलब स्केलिंग होगी, तो मल्टीपल कंटेनर बन जाएंगे किसके, व्यू वाले। अब सर यहाँ पर तो आपने बनाए 4 थे, कल को स्केलिंग हो गई, हो सकता है 1000 से लेके 2000 के बीच में भी आपका सर क्या होगा, कंटेनर रन होंगे। तो सर जब यहाँ पर इतने सारे कंटेनर आ जाएंगे तो आप उनको मैन्युअली मैनेज करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। तो क्या होता है, यहाँ पर कुबरनिटीज के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। जैसे आप लोग देखते हैं सर, एक MNC कंपनी होती है, उसके अंदर मार्केटिंग मैनेजर अलग होता है, टेक्निकल मैनेजर अलग होता है, और फिर उसके बाद जो भी मैनेजर होते हैं, सेल्स का मैनेजर अलग होता है, और जो क्या बोलते हैं बिलिंग वगैरह परचेस करता है ना, बाहर से प्रोडक्ट कोई परचेस करना है, उसका मैनेजर अलग होता है। तो देखा जाए तो सर सारे डिपार्टमेंट का मैनेजर अलग अलग रख दिया जाता है। क्यों रख दिया जाता है सर, क्योंकि आपका यहाँ पर जो एप्लीकेशन है इसको मैनेज करोगे तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है। ऐसे ही प्रोडक्शन में क्या होता है, कंपनी के अंदर जब काम कर रहे होते हैं तो भाई हजारों एम्प्लॉयज़ होते हैं, 1000 एम्प्लॉयज़ को एक ही बंदा मैनेज नहीं कर सकता, तो इसलिए क्या किया जाता है, प्रोजेक्ट वाइज टीम डिवाइड की जाती है। उसके बाद टीम को भी उसमें आपका अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया कि भाई ये आपका किस लेवल का एम्प्लॉयज़ है उसके हिसाब से मैनेज किया जाता है। इसका एक और एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहो, जैसे आप लोग देखते हैं किसी भी स्टेट में गवर्नमेंट बनती है, सबसे हेड कौन होता है सर, CM होता है। CM के बाद क्या आते हैं, मिनिस्टर्स आते हैं। अब मिनिस्टर क्या एक ही होता है, नहीं, सारे डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं। चाहे वो आपका क्या बोलते हैं,
याद ही नहीं आ रहे नाम उनके। रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो गया, वो अलग होगा, राइट। एजुकेशन मिनिस्टर अलग हो गया, हेल्थ मिनिस्टर अलग हो गया। तो सारे मिनिस्टर्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो इनको एक क्या क्या डिपार्टमेंट दे दिया जाता है। तो ऐसे ही सर हमारे पास क्या होता है, कुबरनिटीज में कंपोनेंट्स होते हैं जिनको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है। कोई कंपोनेंट क्या करता है सर यहाँ पर, नेटवर्किंग मैनेजमेंट के लिए होता है। कोई कंपोनेंट क्या करता है, ये देखता है कि भाई जो आपका कंटेनर है वो किस पॉड पे क्रिएट होना चाहिए, किस नोड पे क्रिएट होना चाहिए, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती है। कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो यूजर लॉगिन की इंफॉर्मेशन वगैरह मैच करता है, चेक करता है, उसको स्टोर करता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर जो कुबरनिटीज में कंपोनेंट्स है सर, वो आपका एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके आर्किटेक्चर को मैनेज करने के लिए। समझ में आया? तो आते हैं हम जरा और बात करते हैं कि कुबरनिटीज एक्चुअल में करता क्या है। तो सर कुबरनिटीज जो है वो एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म टूल है। क्या है? एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। तो एक सेकेंड। कुबरनिटीज क्या है सर? ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है आपका। ओपन सोर्स का मतलब आप लोगों को सभी को पता है कि ऐसा एप्लीकेशन का कोड जो मार्केट में फ्री अवेलेबल है, उसको कोई भी बंदा डाउनलोड करके मॉडिफाई करके अपना कोडिंग क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। तो ये आपका क्या है, कुबरनिटीज सर एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो क्या करता है सर, कंटेनर को मैनेज करने के लिए, स्केल करने के लिए और डिप्लॉय करने के लिए यूजफुल होता है। समझ में आए? तो कुबरनिटीज इज एन ओपन सोर्स टूल विच इज यूज टू मैनेज कंटेनर, डिप्लॉय कंटेनर एंड स्केल कंटेनर्स। समझ में आ गया सभी को कि कुबरनिटीज का काम क्या है, होता है? क्लियर हुआ, यस और नो? आप लोगों से ही पूछ रहा हूँ मैं, क्लियर हुआ, यस और नो? जी सर। ठीक है। तो यहाँ पर आपका कुबरनिटीज क्या, सॉरी कुबरनिटीज क्या है, एक कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल है सर। ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने वाला टूल। तो यहाँ पर कई बार ऐसा भी बोला जाता है के एट एस इज कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ये और ऊपर जो मैंने लिखा दोनों सेम ही है, ठीक है सर। तो आपका कुबरनिटीज जो है वो कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल है जो कि क्या करता है सर, कंटेनर को डिप्लॉय करने के लिए, लोड बैलेंसिंग करने के लिए, फेल ओवर मैनेज करने के लिए, ऑटो स्केलिंग करने के लिए और रोल बैक जैसे फीचर्स को मैनेज करने के लिए क्या करता है, हमारा कुबरनिटीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सीधा सा फंडा कोई बोले कि भाई कुबरनिटीज का यूज केस क्या है, तो कुबरनिटीज क्या करता है, हमें मल्टीपल कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए, डिप्लॉय करने के लिए, स्केल करने के लिए हेल्प करता है, इसलिए कुबरनिटीज यूजफुल है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या उठ के आता है सर, कि जब कुबरनिटीज के इंट्रोडक्शन पार्ट से आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो ये पूछता है कि भाई जब हमारे पास डॉकर स्वार्म था तो कुबरनिटीज की क्या जरूरत पड़ी। कोई बता सकता है कि जब हमारे पास डॉकर में डॉकर स्वार्म था तो हमें कुबरनिटीज की जरूरत क्यों पड़ी? मैं बताऊं प्रदीप जी? सॉरी, हाँ बिल्कुल बताइए। मैं इसलिए तो पूछ रहा हूँ कि आप लोगों का नॉलेज, हाँ, आप लोगों का नॉलेज किस लेवल का है, फिर मैं उस लेवल की डीप में जाऊंगा। मैं इसलिए तो पूछ रहा हूँ आप लोगों से। डॉकर सॉन्ग जब हम यूज कर रहे थे बेसिकली, वो क्या हो रहा था कि जो डॉकर सॉन्ग इसलिए हम यूज कर रहे थे, वहां पे क्या हो रहा था कि छोटे इन्वायरमेंट के लिए तो डॉकर सॉन्ग ठीक था। ठीक है। अगर मान लो छोटी एप्लीकेशन है तो उसके लिए तो वहां पे मतलब डॉकर हम यूज कर सकते थे। ठीक है। ठीक है। लेकिन अगर हैवी एप्लीकेशन है तो वहां पे उसके अंदर स्केलिंग वगैरह का फीचर्स नहीं था डॉकर सॉन्ग के अंदर। लेकिन क्यूबरनेटीज के अंदर वर्टिकल स्केलिंग, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग स्केलिंग का फीचर इसके अंदर है, मतलब क्यूबरनेटीज के अंदर इतना मुझे आइडिया है इसका। ठीक है। और डिफरेंस? डिफरेंस यही है कि वो छोटे इन्वायरमेंट के लिए है और ये बड़े मतलब जैसे हॉट स्टार वगैरह इसमें चला सकते हैं, उधर नहीं चला सकते, ऐसा कुछ। परफेक्ट। देखिए बेसिकली सर क्या था कि जो आपका डॉकर स्वार्म है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप जब क्लस्टर सेटअप करते हो तो इसको सेटअप करना बहुत इजी होता है। बट ये क्या होता है कि जो आपके क्लस्टर होते हैं ना, उनका साइज जब छोटा होता है उस टाइम तक ही अच्छा होता है। लेकिन जैसे जैसे आपके क्लस्टर का साइज इंक्रीज होते जाता है, जैसे मान लीजिए एक क्लस्टर बनाया आपने जिसमें 10 नोड हो गए,
तो ये क्या करता है सर, उनको मैनेज करने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेसिटी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स प्रोवाइड करवाता था, राइट। तो एक तो ये सबसे बड़ा था कि भाई बड़े लेवल का जो आर्किटेक्चर है आपका क्लस्टर का, वो आपका डॉकर स्वाम मैनेज नहीं कर पाता था, ठीक है। दूसरी दूसरी चीज़ क्या थी कि आपका जो डॉकर स्वाम है वो क्या करता था सर, सिर्फ मैनेजर और वर्कर नोड्स ही होते थे इसके अंदर। लेकिन आपका कुबरनेटिस में क्या होता है, मास्टर कंपोनेंट होते हैं, जैसे एपीआई सर्वर, एटीसीडी, शेड्यूलर, वर्कर, ये सारी चीज़ें, राइट। दूसरी चीज़ आपका डॉकर स्वाम में क्या होता था, इंटरनल लोड बैलेंसर अवेलेबल होता था बाय डिफॉल्ट। लेकिन कुबरनेटिस में क्या होता है सर, सर्विस बेस्ड लोड बैलेंसिंग होती है। जैसे आपका क्लस्टर आईपी होता है, ये सब सारे कुबरनेटिस के टूल्स हैं। क्लस्टर आईपी, नोड पोर्ट, लोड बैलेंसर, ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोड बैलेंसिंग होते हैं जो सर्विस बेस्ड होते हैं। तो ये आपके अलग अलग अवेलेबल होते हैं। उसके बाद आपका जो हेल्थ लेवल होता है आपका कंटेनर के अंदर, वो डॉकर स्वार्म बेसिक कंटेनर लेवल हेल्थ करता था। लेकिन जो आपका कुबरनेटिस होता है, इसमें डीप हेल्थ प्रॉब्लम्स, लाइवलीनेस, रीडीनेस प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ होती थी। फिर उसका जो आपका डॉकर स्वार्म होता था, ये क्या करता था सर, सिर्फ क्रैश कंटेनर को रीस्टार्ट करता था। लेकिन आपका जो कुबरनेटिस है, इसके अंदर क्या होता है, फुल पॉड लेवल हीलिंग होती थी, रेप्लिका सेट रिस्टोर होते थे। तो ये सारे क्या है, आपके एडवांस लेवल पे आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका डॉकर स्वार्म में क्या होता था, सिर्फ कंटेनर जो क्रैश हो चुके हैं उन्हीं को रिस्टार्ट कर सकता था, बाकी कंटेनर को रिस्टार्ट करने का जैसा फीचर यहाँ पर नहीं था। उसके बाद वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पर क्या होता था, लिमिटेड ऑप्शन मिलते हैं किसमें, डॉकर स्वार्म में। लेकिन यही चीज़ अगर हम बात करते हैं कुबरनेटिस के अंदर, तो सर वहाँ पर आपको परसिस्टेंट वॉल्यूम मिलता है, पीवी मिलता है, परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम मिलता है, पीवीसी जिसे हम लोग बोलते हैं। फिर उसके बाद सीएसआई प्लगइन मिलता है, राइट, जो कि आपका क्या होता है, क्लाउड वगैरह के साथ भी आप वॉल्यूम को कनेक्टिविटी दे सकते हो। तो ये होता है। उसके बाद नेटवर्क की बात करें अगर हम, तो सर डॉकर स्वार्म में क्या होता था, इनबिल्ट ओवरले नेटवर्क वगैरह जो सिंपल नेटवर्क है वो मिलते थे। लेकिन आपके कुबरनेटिस में क्या होता है सर, सीएनआई बेस्ड नेटवर्क, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, कस्टमाइज करने के लिए नेटवर्क, ये मिलता है। फिर यहाँ पर ऑथेंटिकेशन की बात, जी, फिर अगर हम ऑथेंटिकेशन की बात करें तो सर बेसिक ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन मिलता था आपके डॉकर स्वार्म में। लेकिन कुबरनेटिस में स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मिलती है, जैसे कि आपका पॉड सिक्योरिटी पॉलिसी हो गया, सीक्रेट्स हो गए, आरबैक का कॉन्सेप्ट हो गया, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल जिसे हम बोलते हैं। तो ये आपका सिक्योरिटी बहुत अच्छी प्रोवाइड करवाता है। तो ये बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपके कुबरनेटिस पे मिलते हैं, लेकिन डॉकर स्वार्म में ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलती। समझ में आया सर? सर आप सर एक वर्ड वर्ड का यूज कर रहे हो, ऑर्केस्ट्रेशन। सॉरी, हाँ, ये आप एक वर्ड का यूज किया, ऑर्केस्ट्रेशन। इसका बोल रहे हैं, सर ये मतलब इसका बोल रहे हैं, ये जो लिखा ऑर्केस्ट्रेशन है। सर, हाँ हाँ, ये लिखा है ना अच्छा ऑर्केस्ट्रेशन। हाँ हाँ, सर, एक इसका मेन मतलब, सर इसका मेन मतलब अगर बोले इसको ठेठ भाषा में क्या समझे? इसको ठेठ भाषा में समझना है तो ये समझो कि भाई आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसको मैनेज करने का जो टूल होता है वो आपका ऑर्केस्ट्रेशन कहलाता है। एक्चुअल में इस वर्ड का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे आपने टेराफॉर्म में भी पढ़ा होगा, तो टेराफॉर्म भी क्या है, एक ऑर्केस्ट्रेशन मैनेजमेंट टूल है। तो ऐसे ही कुबरनेटिस क्या है सर, ये भी एक ऑर्केस्ट्रेशन मैनेजमेंट टूल है। तो इसको आप ठेठ भाषा में समझना तो इंफ्रास्ट्रक्चर समझो, सबसे सिंपल है। इसको बोल सकते हैं सर, बिल्कुल बोल, कुबरनेटिस इंफ्रास्ट्रक्चर टूल। नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बोलोगे, बट ये आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है उसको मैनेज करने का काम करता है। तो जब आपका माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर होता है तो वो आपका ऑर्केस्ट्रेशन बोलते हैं हम लोग उसको। क्लियर? विवेक जी मतलब माइक्रो, हाँ, एक 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 करके बोलिए। हाँ, विवेक जी ये कह रहा था कि जैसे वो जो पियानो वगैरह हम लोग जब पियानो वगैरह बजता है वहां पे जो मतलब चर्च वर्च में जो बजाते हैं ना, ये एक बंदा और एक बंदा मतलब बजाता है और दूसरे लोग फॉलो करते हैं, वो भी एग्जांपल इसका ठीक रहता है ऑर्केस्ट्रेशन का। नहीं उसका एग्जाम्पल तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि वो मैंने देखा नहीं है कभी कैसा बजाते हैं, कैसा क्या करते हैं। बट समझना है तो ऐसा सिंपल सा समझ लो, देखो ये क्या है, ये आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर का वो हो गया पूरा एनवायरनमेंट, जिसके अंदर मल्टीपल कंटेनर चल रहे हैं, पॉड चल रहे हैं, जो भी, ठीक है। ये आपके नोड हो गए, पॉड हो गया, जो भी चीज़ें चल रही सर, ये सब पूरा क्या है सर, आपका एक आर्किटेक्चर हो गया। इस आर्किटेक्चर को मैनेज करने का जो टूल है वो आपका कुबरनेटिस है।
तो यहाँ पर हमने आर्किटेक्चर वर्ड यूज ना करके हमने क्या बोला है, ऑर्केस्ट्रेशन टूल बोला है। तो ये ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर मैनेज करने का टूल है। समझ में आ गया? एक्चुअल में इसको इंफ्रास्ट्रक्चर ही बोला जाता है, बट क्या होता है जब आप कुबरनेटिस के टर्म में इंफ्रास्ट्रक्चर बोल देते हैं तो क्या होता है कि जो आपका इंटरव्यू ले रहा होता है ना बंदा, वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरी चीज़ों को समझ बैठता है। जो आपका 3 टायर आर्किटेक्चर 4 टायर आर्किटेक्चर होता है तो वो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर समझ बैठता है। तो फिर वो आपसे 10 को क्रॉस क्वेश्चन निकालता है कि भाई फिर आपका टेराफॉर्म का क्या यूज़ केस है, टेराफॉर्म कैसे यूज़ हो रहा है, फिर तो वो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट टूल है। तो इसलिए यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ड यूज़ नहीं करना है। सिंपल सी भाषा में आप उसको यही बोलो कि भाई हमारा जो भी आर्किटेक्चर चल रहा होता है उन सबको मैनेज करने के लिए हम लोग कुबरनेटिस यूज़ करते हैं। तो इसको बेसिकली हम लोग टेक्निकल वर्ड में बोलते हैं ऑर्केस्ट्रेशन टूल। क्लियर हुआ? समझ में आया, यस और नो? चलिए, तो ये तो था आपका इंट्रोडक्शन कि सर कुबरनेटिस क्या है, कैसे काम करता है और डॉकर स्वार्म से कैसे डिफरेंट है, राइट? अब हम बात करते हैं सर थोड़ा सा कि हम इसकी जब लैब करेंगे तो सर हमें कहाँ पर इंस्टॉलेशन करना है, कहाँ पर क्या चीज़ें करनी। तो सर इसके देखिए इंस्टॉलेशन के 2 मेथड होते हैं। पहला होता है यूजिंग मिनी क्यूब, ठीक है। दूसरा होता है सर हमारे पास क्यूबेडियम। दोनों ही मेथड हम बताएंगे कि कहाँ पर क्या चीज़ें यूज़ करनी है। अब मिनी क्यूब जो होता है सर, ये क्या होता है, सिंगल नोड क्लस्टर के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं सर इसको हम? सिंगल नोड क्लस्टर। और ये आपका जो क्यूबेडियम है सर, ये मल्टी नोड क्लस्टर के नाम से यूज होता है। अब जरा समझते हैं कि मल्टी नोड और सिंगल नोड क्या होता है और क्लस्टर क्या होता है, राइट? तो सबसे पहले हम समझते हैं सर कि हमारा क्लस्टर क्या होता है। सर देखिए, आपका एक ये बहुत बड़ा एरिया हो गया, बाउंड्री बोल दो, ये आपका क्या हो गया सर? क्लस्टर हो गया। इस क्लस्टर के अंदर क्या होते हैं सर? मल्टीपल नोड्स होते हैं। अब नोड किन को बोलते हैं सर हम? जो हमारे सर्वर्स होते हैं, जो वर्चुअल मशीन्स होती हैं, जो EC2 इंस्टांसेस होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं सर नोड। तो यहाँ पर आपके पास 1 2 3 और ये 4 5 और 6, ये 6 के 6 आपने बना दिए। ये क्या हो गया सर? आपके नोड्स हो गए। समझ में आया? ये आपका नोड 1 हो गया, ये आपका नोड 2 हो गया सर यहाँ पर। आफ्टर दैट यहाँ पर आपका नोड 3 आपने बना दिया। फिर आपने यहाँ पर नोड 4 क्रिएट किया। देन आपने यहाँ पर सर नोड 5 क्रिएट कर दिया। देन यहाँ पर आपने नोड 6 क्रिएट कर दिया। परफेक्ट। तो आपके 6 नोड हो गए। तो ये आपके जब ग्रुप ऑफ आपके नोड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं सर? क्लस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? क्लस्टर। तो नोड 1 2 3 4 5 6 आपके 6 नोड हो गए। तो नोड बेसिकली क्या है, इनके ऊपर मैं लिख देता हूँ VM या फिर EC2। ठीक है सर? तो ये आपको याद रहेगा। क्लियर? तो जो आपके वर्चुअल मशीन होते हैं, जो सर्वर्स होते हैं, जो EC2 इंस्टांस होते हैं, उन्हें हम लोग नोड बोलते हैं। और जो इनके कलेक्शन नोड होते हैं, नोड के कलेक्शंस होते हैं, उनको हम लोग क्लस्टर बोलते हैं। ठीक है? अब नोड के अंदर सर क्या आता है? एक आपका आता है स्मॉलेस्ट यूनिट होती कंटेनर की, जो कि होता है पॉड। क्या होता है सर? पॉड। तो जैसे ये आपका पास एक नोड बन गया, इस नोड के अंदर क्या होता है सर? एक पॉड क्रिएट होता है। और इस पॉड के अंदर सर क्या होते हैं? मल्टीपल कंटेनर्स बनते हैं। समझ में आया? तो ये आपके कंटेनर्स हो गए। तो ये आपका नोड हो गया सर। नोड के अंदर पॉड होते हैं। परफेक्ट। तो नोड के अंदर पॉड हो गए और पॉड के अंदर सर ये आपके कंटेनर्स हो गए। तो समझ में आया? क्लस्टर के अंदर मल्टीपल नोड्स होते हैं, मल्टीपल नोड के अंदर मल्टीपल पॉड होते हैं और मल्टीपल पॉड के अंदर सर मल्टीपल कंटेनर्स होते हैं। ये इसका आर्किटेक्चर है, याद रखना आपको। सबसे सिंपल। क्लियर हो गया सभी को? मुकेश जी, प्रशांत जी, वैभव सर, सत्य प्रकाश जी, उज्जवल जी, हरीश जी। जैसे नोड के अंदर कंटेनर होगा, कंटेनर के अंदर पॉड होगा, राइट? नहीं, नोड के अंदर पॉड होते हैं, पॉड के अंदर कंटेनर होते हैं। ओके। ठीक है? तो यहाँ पर ये सब है, इसके कंपोनेंट्स होते हैं। मास्टर नोड। अब यहाँ पर बात आती है कि
आपसे इंटरव्यूअर कभी क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि हमारे पास कुबरनिटीज में कितने टाइप के क्लस्टर होते हैं, ठीक है, या फिर कितने टाइप के नोड होते हैं। तो हमारे पास सर एक होता है मास्टर नोड, एक होता है वर्कर नोड। क्या होता है सर? एक होता है मास्टर नोड और दूसरा होता है वर्कर नोड। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझना है कि सर हमारे पास इंडस्ट्री के अंदर जो आर्किटेक्चर चलता है उसमें कितने मास्टर नोड यूज़ करते हो आप और कितने वर्कर नोड यूज़ करते हो। तो सर हमारे केस में अभी का बता रहा हूँ, 2 मास्टर नोड रन हो रहे हैं और 7 हमारे पास जो है वर्कर नोड रन हो रहे हैं। पहले 6 थे, बट हमारे एप्लीकेशन पे थोड़ा सा लोड बढ़ा तो हमें एक और वर्कर नोड कॉन्फ़िगर करना पड़ा। तो ये आर्किटेक्चर आपको याद रखना है। हम दोनों तरीका देखेंगे, सिंगल नोड वाला, सॉरी, सिंगल मास्टर नोड वाला और मल्टी मास्टर नोड वाला, दोनों चीज़ें देखेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि सर हम यहाँ पर जो सेटअप कर रहे हैं, जो इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, इसमें मिनी क्यूब और क्यूब एडीएम 2 मेथड है। दोनों में क्या डिफरेंस है? पहला तो ये मिनी क्यूब की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ये मिनी क्यूब है, ठीक है सर। तो जो आपका मिनी क्यूब होता है सर, ये आपका लर्निंग पर्पस के लिए यूजफुल है। किसके लिए यूजफुल है सर? ओनली लर्निंग पर्पस के लिए। प्रोडक्शन में कोई भी कंपनी यूज नहीं करती है मिनी क्यूब का। क्यों? क्योंकि ये सिंगल नोड क्लस्टर होता है। सिंगल नोड क्लस्टर का मतलब क्या होता है सर? इसके पास एक ही मशीन होता है, एक ही EC2 इंस्टांस होगा, एक ही सर्वर होगा। इसी को ये मास्टर नोड बना देगा, इसी को वर्कर नोड बना देगा। मतलब मास्टर नोड के कंपोनेंट और वर्कर नोड के कंपोनेंट सब एक ही मशीन पे चलेंगे। तो ये क्या है सर? सेल्फ लर्निंग पर्पस के लिए बेटर है, बट प्रोडक्शन के अंदर यूजफुल नहीं है। हाँ बोलिए। मिनी कूब को तो हम टेस्टिंग पर्पस के लिए तो यूज कर सकते हैं ना? करते हैं, बट बहुत रेयर होता है, 5 to 10% ओनली, ओके। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि जो मिनी क्यूब है सर, वो आपका लर्निंग पर्पस के लिए यूजफुल होता है, प्रोडक्शन पे यूज नहीं करते। लेकिन कई ऐसी कंपनीज हैं जो स्टार्टअप लेवल की हैं, तो वो कॉस्ट वगैरह बचाने के लिए टेस्टिंग पे क्या करती है सर? मिनी क्यूब का यूज कर लेती हैं। जो MNC कंपनीज होती हैं वहाँ पर मैंने अभी आज तक नहीं देखा, ये मेरी 3rd MNC कंपनी है, कभी भी मैंने नहीं देखा कि मिनी क्यूब पे टेस्टिंग की हो, ठीक है। हाँ, छोटे मोटे जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो स्टार्टअप लेवल के होते हैं, जिन पे 15-20 एम्प्लॉयज होते हैं, वो लोग कॉस्ट कटिंग करने के लिए मिनी क्यूब पे टेस्टिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो मिनी क्यूब आपका यूजफुल नहीं है प्रोडक्शन लेवल पे, लेकिन लर्निंग पर्पस के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका मिनी क्यूब, ठीक है। अब बात आती है क्यूब एडीएम की। क्यूब एडीएम में क्या होता है सर? इसमें मल्टी नोड क्लस्टर होता है। मल्टी नोड का मतलब जैसे नोड 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब इसमें क्या करो सर, आप नोड 1 को बना दीजिए मास्टर। क्या करिए सर? नोड 1 को बना दीजिए मास्टर नोड। ये सारे जो बचे हुए 5 नोड्स हैं, इनको क्या बना देंगे सर आप? वर्कर नोड। तो आपका ये एक मास्टर नोड क्या करेगा? ये सारे वर्कर नोड को मैनेज करेगा। कैसे मैनेज करेगा? आपने मास्टर नोड पे बैठ के कोई कमांड रन किया कि भाई मुझे 10 पॉड क्रिएट करना है या फिर मुझे 10 कंटेनर क्रिएट करना है, तो ये क्या करेगा सर? आपके जिस वर्कर नोड पे क्रिएट करना है, आपका जाके क्रिएट करके आ जाएगा। अब इसके अंदर बहुत सारे टर्म्स आते हैं। जैसे क्या होता है, जनरली आप मास्टर नोड पे बैठ के कोई वर्कर नोड पे पॉड या कंटेनर क्रिएट करते हो, तो क्या होता है सर? इसके अंदर आपका कंपोनेंट होता है शेड्यूलर करके, ठीक है। क्या होता है? कंट्रोलर शेड्यूलर। वो शेड्यूलर का काम ही यही होता है कि वो सारे नोड की जांच करेगा, ठीक है, सारे वर्कर नोड की चेकिंग करेगा और देखेगा कौन सा वर्कर नोड खाली है। जिस वर्कर नोड पे उसको स्पेस वगैरह खाली मिलेगा, वहीं पर जाके शेड्यूल करके आ जाएगा। ये बाय डिफॉल्ट नेचर है। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं यार, ये जो है सिर्फ और सिर्फ नोड 4 पे, वर्कर नोड 4 पे ही जाके शेड्यूल होना चाहिए। तो उस केस के लिए क्या करते हैं सर हम लोग? हमारे पास यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है नोड सेलेक्टर का। किसका? नोड सेलेक्टर का। तो ये नोड सेलेक्टर का काम क्या होता है? जाएगा, नोड को सिलेक्ट करेगा और उसके अंदर आपको पॉड क्रिएट करके आ जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली दोनों ही ऑप्शन मिलते हैं कि बाय डिफॉल्ट ये इस पे जाएगा। तो ये कुबरनिटीज के कंपोनेंट्स का काम होता है, जो डिफॉल्ट काम करना होता है। जैसे एक आपका क्या बोलते हैं यहाँ पर, क्यूबलेट होता है। ये क्या करता है? सारे वर्कर नोड पे जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो आपके मास्टर नोड से इंस्ट्रक्शन लेता है। ऐसे ही क्यूब प्रॉक्सी क्या करता है? नेटवर्किंग को हैंडल करता है। और आपका कंटेनर रन टाइम होता है, ये क्या करता है? कंटेनर्स को प्रॉपर तरीके से रन करने के लिए हेल्प करता है। तो सारे आपके वर्कर नोड होंगे सर, उन पे सेम कंपोनेंट मिलेंगे, मास्टर नोड पे अलग होते हैं। तो अभी मैंने कंपोनेंट क्या है, क्यों बनाए गए हैं, क्या यूज केस होता है, कुछ भी डिस्कस नहीं किया। सिर्फ मैंने एक एक्सप्लेनेशन दिया आपको कि भाई मास्टर नोड के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी सबकी अपनी अपनी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। ऐसे ही हमारे वर्कर नोड होते हैं, वर्कर नोड पे भी
सब अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन सेम सारे वर्कर पे सेम कंपोनेंट मिलेंगे, चाहे वो वर्कर 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, सभी पे क्या होगा, सेम कंपोनेंट मिलेंगे, क्योंकि वो वर्कर नोड के ही कंपोनेंट है। ठीक है सर। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर आपके मास्टर नोड से जो भी इंस्ट्रक्शंस आता है वो वर्कर नोड के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो उसको टैग करते हैं और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो बात आती है कि सर क्या ये क्यूब एडीएम के थ्रू ही मिलेगा, मिनी क्यूब पे नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। सारा फीचर आपका मिनी क्यूब और क्यूब एडीएम सेम होता है, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पर मिनी क्यूब की कमांड चलती है, यहाँ पर क्यूब एडीएम की कमांड चलती है। और यहाँ पर मिनी क्यूब में क्या होता है, जो भी काम होता है वो आपको एक ही नोड पे काम होता है, और यहाँ पर क्यूब एडीएम में क्या होता है, आपका मल्टीपल नोड पे काम होता है, मल्टीपल मशीन पे काम होता है। समझ में आ गया सभी को? क्लियर हुआ, यस और नो? तो जी जी। सर क्यूब एडीएम जब हम यूज कर रहे हैं तो उसमें तो मल्टीपल मास्टर भी रख सकते हैं ना? मैंने बताया ना अभी, ये देखो, मतलब 2 से या 5-6 मास्टर और 5-6 बिल्कुल वर्कर बिल्कुल बिल्कुल रख सकते हैं ना, ये इसमें मैंने कोई बता, बाउंडेशन नहीं है ना? नहीं, देखो मैंने बताया ना, जितना वर्कलोड होगा आपके हाँ। वर्कर नोड के, उसके अकॉर्डिंग आप मास्टर नोड बनाएंगे। समझ में आए? ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अपन कल मिलते हैं। कल अपन देखेंगे इसका इंस्टॉलेशन कि कैसे आप कुबरनेटिस का सेटअप करते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप अपन सारा करेंगे। आपको सारे मेथड बताऊंगा, सिंगल मास्टर नोड वाला भी, ये भी।